अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों के पेपर्स अच्छे हो रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की है कि फ़िलोसफी ऑफ लॉ का ये टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि काइंडली मैडम इसके ऊपर आप वीडियो अपलोड कर दें। और इसके जो अवेलेबल हैं बुक्स में नोट्स, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और वो समझ नहीं आ रहे। तो मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों के लिए नोट्स को हेडिंग के साथ और आसान करके, जितना पॉसिबल है उसको आसान करके शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं रॉयल अपेक्स जुडिशियल इंस्टीट्यूट फॉर लीगल ईगल्स, इस चैनल के ऊपर। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनको आप देख सकें, तमाम आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी। जी, तो हम शुरू करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसके जो मेकर हैं या इसके जो ज्यूरिस्ट हैं, वो उनमें तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं: थॉमस हॉब्स, जैन रोसो और जॉन लॉक। ये आपने याद कर लेने हैं। अब ये जो आप आगे पेज देख रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अब आप साइड पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग की है। तो जब आप ये नंबरिंग मैंने इसलिए की है ताकि एक तो मैं आप लोगों को नंबर 1 नंबर 2 करके समझा सकूँ, और दूसरा आप लोगों को भी ना पॉइंट्स में याद रखने में आसानी हो कि इस पॉइंट के अंदर 10 क्वेश्चन थे। सॉरी, क्वेश्चन इज पॉइंट्स, यानी कि 7 पॉइंट्स हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है, तो आपको ये नंबरिंग से याद करने में आसानी होगी कि 7 पॉइंट्स हमने याद किए थे इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये आपने जब पेपर में अटैम्प्ट करना है तो ये 1 2 3 करके नहीं लिखना, आपने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है और इसके ऊपर हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नंबर 1 पॉइंट क्या है इंट्रोडक्शन का? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ अ कॉर्नर स्टोन concept in political philosophy examining the relationship between individuals and government। सबसे पहली बात, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिस तरह के ये अपने नाम से वाजे कर रही है, सोशल यानी कि सोसाइटी का कोई ना कोई लिंक होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई सोसाइटी के दरमियान में, इसके बारे में थ्योरी है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉर्नर स्टोन कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। किसमें? पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में। कि पॉलिटिक्स में ना, जो पॉलिटिक्स होती है, सियासत होती है, सियासियात होती है, उसकी फ़िलासफ़ी में, उसके फ़लसफ़े में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है। क्या करती है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी? एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। ये हमें समझने में मदद देगी कि जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट बनाते कैसे हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है? इट एक्सप्लोर द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स विलिंगली surrendered some freedoms to a central authority for the sake of societal order and protection। इस थ्योरी की वजह से, इस थ्योरी ने हमें ये आइडिया दिया कि जो इंडिविजुअल्स बंदे हैं, जो बंदे हैं 1 2 4 मिलके 10 बंदे 20 बंदे, हर बंदा जो एक मुल्क में रहता है वो विलिंगली अपनी मर्ज़ी से सरेंडर करता है अपने फ्रीडम, यानी कि अपनी आज़ादी को, अपने फ्रीडम को सरेंडर करता है। किसको सरेंडर करता है? टू अ सेंट्रल अथॉरिटी। किसी एक को सेंट्रल अथॉरिटी बना लेते हैं। इस सेंट्रल अथॉरिटी का नाम हम गवर्नमेंट भी रख सकते हैं, इस सेंट्रल अथॉरिटी को हम पंचायत भी तस्वुर कर सकते हैं। कोई भी एक इम्पार्शल बंदा, एक सेंट्रल अथॉरिटी, उसको पावर दे दी जाती है। हम अपने फ्रीडम्स को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि जी हमारे हर तरीके का, हर मसले का जो फैसला है ना, ये सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। इसको आप पंचायत के कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे और उसको आगे लेके जाएँ गवर्नमेंट तक, तो आपको समझ आता जाएगा। इसमें हम करते क्यों हैं? सोसाइटल ऑर्डर्स और प्रोटेक्शन के लिए, कि एक सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके और तमाम बंदों की जानो माल की, प्रॉपर्टी की, इज़्ज़त की हिफाजत की जा सके। इस वजह से हम तमाम लोग विलिंगली एक अथॉरिटी को मुंतखब कर लेते हैं और उसको अपने से सुपीरियर मान लेते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट वो क्या है? दिस थ्योरी हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड कलेक्टिव वेल बीइंग। इस थ्योरी की मदद से हमें पता चलता है कि गवर्नेंस कैसे होती है, यानी कि जो हमारे पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो भी पावर्स हैं, वो हमें गवर्न कैसे करती हैं, किसी भी मुल्क को चलाती कैसी हैं, और बैलेंस हमें बताया बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कलेक्टिव वेल बींग्स, के बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं इंडिविजुअल्स के राइट, किसी एक बंदे के राइट से, और सोसाइटी के राइट में बैलेंस कैसे क्रिएट करती हैं। क्योंकि जब ये बैलेंस क्रिएट होगा तभी एक सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन रह सकता है। ये सारा कुछ हमें किसने बताया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की वजह से डेवलप हुआ है। नंबर 4 पॉइंट्स क्या है? ओवर द सेंचुरीज वेरियस फिलोसफर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिस्कोर्स with Thomas Hobbes being a notable
प्रोपोनेंट क्या कह रहे हैं कि सेंचुरीज से इस चीज़ के ऊपर बहस होती रही है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया, और इस डिस्कोर्स होता है जिसके ऊपर बहस मुबाहिसा होना, मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स इसके ऊपर बातचीत करते रहे, लेकिन आखिरकार जो थॉमस हॉब्स था वो नोटेबल बंदा है, नोटेबल ज्यूरिस्ट है, जिसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और आखिरकार एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, नंबर 5 पे क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी स्टेट्स दैट पर्सनस मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस आर डिपेंडेंट अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट अमंग देम टू फॉर्म अ सोसाइटी इन विच दे लिव। वो क्या कह रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या स्टेट कर रही है कि पर्सनस मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी हमारी मॉरल ड्यूटीज़ और हमारी पॉलिटिकल जो ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशन जिम्मेदारियाँ हैं जो हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, या इसको हम एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। हम एक कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमारी ये मॉरल ड्यूटीज़ होंगी, हमारी ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस होंगी, हम एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते हैं ये, ठीक है, अपने ऊपर उन ड्यूटीज़ को इम्पोज करते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि हम एक सोसाइटी में आराम से, सुकून से, पीसफुली। Number 6. However, social contract theory is rightly associated with modern moral and political theory and is given its first full exposition and defense by Thomas Hobbes. और इसको जो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा कब मिला, इसको रिकॉग्निशन मिली और डिफेंस मिला? थॉमस हॉब्स की वजह से। आफ्टर हॉब्स, जॉन लॉक एंड जॉन जैक्वेस रोसो आर द बेस्ट नाउन प्रोपोनेंट्स कहते हैं, ज्यूरिस्ट लिखते हैं इसकी जगह अगर स्पेलिंग याद नहीं होते, ऑफ दिस एनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल थ्योरी विच हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट थ्योरीज विद इन मॉरल एंड पोलिटिकल थ्योरी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वेस्ट। अब उन्हें ये बता रहे हैं कि ये तीनों के नाम आ गए। अच्छा, अब आपका ये 7 पॉइंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 पॉइंट लिखने हैं। अगर आपको 5 याद रखते हैं तो 5 भी आपके लिए काफ़ी हैं। आपने लिखने पॉइंट सही तरीके से हैं, ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। जिनको 5 याद रहते हैं, जिनको 4 याद रहते हैं, वो अपने लिहाज से इसको याद करें और लिखें। आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद आपने हेडिंग देनी है डेफिनेशंस। डेफिनेशन पे अब ये 4 दे रखे हैं पॉइंट, इसको समझते जाएं। जिस तरह आपने लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं उस तरह आपने डिफ़ाइन कर देना है। क्या है? नंबर 1, और ये पॉइंट्स वाला मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये 4-5 मैंने पॉइंट लिखे हैं, वहाँ पर आपने नंबरिंग नहीं इस तरह करनी। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप 1 बाय 1 लाइन्स में इसको याद कर सकें। The social contract theory is a philosophical concept wherein individuals within a society agree to relinquish certain natural rights and freedoms। पहली बात, ये वही बात बार बार बात करेंगे, सिर्फ क्या होगा कि वर्डिंग फ़र्क होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा, लेकिन आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबुलरी को याद करें ताकि अपनी बात को बार बार आप रिपीट कर सकें और रेपिटेशन ना लगे। क्या कह रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर इस थ्योरी के ज़रिए क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो सोसाइटी में रहते हैं वो एग्री कर देते हैं अपने राइट्स, जो नेचुरल राइट्स और फ्रीडम्स हैं ना, उनको रिलिंक्विश करने, रिलिंक्विश छोड़ने पे रजामंद हो जाती हैं। वो कहते हैं ठीक है, देखिए एक इंसान जो है ना, वो जब पैदा होता है तो वो फुल राइट्स और फ्रीडम्स रखता है, वो जिस तरह मर्जी करे, लेकिन सोसाइटी के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, उसकी वजह से हमें अपनी ख्वाहिशात को, अपने राइट्स को छोड़ना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी ये पसंद नहीं करती। इसी तरह पॉलिटिकल कुछ हमारे ऊपर दबाव होते हैं, प्रेशर होते हैं, रिलीजियस होते हैं, मॉरली होते हैं। तो वो जो प्रेशर होते हैं या वो जो नॉर्म्स होती हैं, जो रूल्स होते हैं, जो हमारे फ्रीडम को कर्टेल करते हैं, फ्रीडम को कम करते हैं, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि हम ना कोई बंदा विलिंगली अपनी मर्ज़ी से ही अपने फ्रीडम को छोड़ सकता है, अपने राइट्स को छोड़ सकता है। जब वो विलिंगली और अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रीडम्स को, राइट्स को कम करता है, चाहे वो मॉरल प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो आपके रिलीजियस प्रेशर की वजह से हो, उन रूल्स की वजह से हो, या सोसाइटी के रूल्स की वजह से हो, पॉलिटिकल रूल्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, तो जब वो विलिंगली करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक साइन कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, और उसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन रिटर्न, अब इस रिटर्न में क्या करना पड़ता है? इन रिटर्न फॉर दिस सरेंडर, इस सरेंडर करने में, जो हम राइट्स को सरेंडर करते हैं, छोड़ते हैं, इस रिटर्न में हमें क्या मिलता है? दे सीक द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। उनको क्या मिलती है? हम लोगों को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन और मेंटेन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होती है, प्रोवाइडेड बाय ए सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी, टिपिकली अ गवर्नमेंट। जो हमें कौन दे रहा होता है? जो सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग बॉडी होता है, जिसे टिपिकली हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, और उसके बदले में हम अपने राइट्स और फ्रीडम्स को सरेंडर करने, विलिंगली सरेंडर करते हैं, कोई हमारे पर प्रेशर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नंबर 3, दिस एग्रीमेंट इज़ कंसिडर्ड द फाउंडेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के दरमियान में साइन होता है गैर महसूस तरीके से,
ज़बानी, हमने कोई साइन तो नहीं किया, हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम लोगों ने कोई साइन तो नहीं किया कि एक तरफ से गवर्नमेंट के साइन हो रहे हैं और एक तरफ से हमारे। जब हम किसी भी मुल्क के बाशिंदे, जब हमारा आईडी कार्ड बनता है, हम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कहलाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इम्प्लाइड तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो चुका है अपनी गवर्नमेंट के साथ। जब हम ये इम्प्लाइड तरीके से, हर बंदा जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए आईडी कार्ड लेगा, जब वो ले लेता है तो हम कहते हैं ये सिविल सोसाइटी की फाउंडेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह हर सिविल सोसाइटी इसी तरह बनती है कि जब हम लोग मान लेते हैं कि इस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, हमारा आईडी कार्ड बन जाता है, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं, हम अमेरिकन कहलाते हैं, किसी भी सिटीज़नशिप हमें जब मिलती है तो वो सिटीज़नशिप हमारा एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के दरमियान। उस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम उस चीज़ की वजह से अपने फ्रीडम्स और अपने राइट्स को छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि हम हर बात मानेंगे हुकूमत की। ठीक है, इसको नंबर 3 का दिस एग्रीमेंट इज कंसीडर द, ये हो गया फाउंडेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। हर सोसाइटी की फाउंडेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ही होती है। नंबर 4, अच्छा नंबर 3, एंड इज़ डिज़ाइन टू मिटिगेट द chaos ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर। उन्होंने कहा ये जो फाउंडेशन बन गई है ना, जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया है कि जब हमने CNSA बना लिया, सिटीजनशिप हमने ले ली है और ये सिविल सोसाइटी एक मेंटेन हो गई है, तो इसको हम कहते हैं कि मफरूज़ा, एक मफरूज़ कर लेते हैं कि ये स्टेट ऑफ नेचर है। ठीक है, आगे essentially it establish a mutually beneficial relationship between the governed and the governing। गवर्न होता है हम लोग इंडिविजुअल, यानी जिनके ऊपर हुकूमत की जा रही है, और द गवर्निंग क्या होते हैं, जो पावर में बंदे होते हैं। उन्होंने कहा ये जो हमारा है ना म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल है, ये हमारे लिए भी इसमें फ़ायदा है और गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे लिए गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। तो दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा होता है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ठीक है, अब जो है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी क्या क्या, अच्छा ये ऊपर वाली अगर बातें भी आप लिख देते हैं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप डिक्शनरी वाली हेडिंग देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप देंगे तो आपको एग्जैक्ट जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है कोटेशन, उसको एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या वो कह रही है, इसको कैसे डिफाइन कर रही है, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डिफाइन कर रही है। एन एक्चुअल और हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी और बिटवीन अ कम्युनिटी एंड इट्स रूलर दैट डिफाइंस एंड लिमिट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच। पूरी 4 बातों में सारों की समरी दे दी है। क्या कह रहा है, वो कह रही है, डिफाइन कर रही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 3 को कैसे। एन एक्चुअल, या तो एक्चुअल एग्रीमेंट होगा या हाइपोथेटिकल, यानी कि फर्जी एग्रीमेंट होता है। किसके दरमियान, अमंग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के मेंबर्स और बिटवीन अ कम्युनिटी और कम्युनिटी के दरमियान, एंड इसके रूलर और कम्युनिटी के दरमियान। क्या करता है वो, दैट डिफाइंस एंड लिमिट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच। और ये सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, एक्चुअल या हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट जो साइन किया है, वो डिफाइन करता है और लिमिट करता है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच। अब देखें, इसी तरह ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट की पावर्स को और इसी तरह लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर्स को कि क्या गवर्नमेंट की पावर्स होंगी और क्या नहीं होंगी। इसी तरह ये डिफाइन करता है क्या राइट्स होंगे सिटीज़न के और क्या ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, नेक्स्ट हेडिंग है सोशल कॉन्ट्रैक्ट is political, in political philosophy is agreement between the ruled and their rulers। ruled जो जिनके ऊपर रूलिंग की जा रही है, and the rulers, रूलर के दरमियान एक एग्रीमेंट है डिफाइनिंग द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच, वही वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने हेडिंग दे दी है चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी क्या है, यानी कि जो इसके 3 हैं, इनके आपको ईयर याद रहते हैं तो ईयर याद रखें, अगर ईयर नहीं आते हैं तो गलत नहीं लिखना, आपने छोड़ देना है, सिर्फ इनके नाम लिखते हैं। मेजर क्रिटिक्स कौन से हैं, ये 2 क्रिटिक्स हैं, 2 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मेजर इसको बहुत ज़्यादा, प्लेटो और अरिस्टोटल। अच्छा, ये जो फिलोसफर्स के नाम है ना, ये आप लोगों ने मिक्स नहीं करने किसी भी थ्योरी के। हर लेक्चर में, हर वीडियो लेक्चर में ये बार बार मैं बात आपको कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप बाकी गलतियाँ एग्जामिनर इग्नोर कर सकता है, लेकिन अगर आपने फिलोसफर यानी उस थ्योरी का नाम और उसके फिलोसफर में कोई गलती की ना, तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो बिल्कुल आपका क्रॉस हो जाता है कि इस बंदे को तो मेन जो उसका जो फाउंडर है उस थ्योरी का, मेन जो जूरिस्ट है वही गलत लिखा हुआ है, तो बाकी क्या कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा। बेशक बाकी सारा क्वेश्चन आपने सही किया हो, तो इसके ऊपर आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब डेरिवेशन ऑफ द नेम ऑफ द थ्योरी, इस नेम का इस थ्योरी का नाम कहाँ से ड्राइव हुआ। दिस थ्योरी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये अ बुक इन 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से एक बुक आई थी, उसमें उधर से ड्राइव किया गया इस थ्योरी का नाम, और ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये उसका नाम है और अदर लैंग्वेज में, इसको आप लोग ना भी लिखें, वहाँ ना अटैम्प्ट करें। ठीक है, आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हेडिंग पढ़ लेते हैं, क्या होती है जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन बाय ग्लेकॉन एज डिस्क्राइब्ड बाय प्लेटो इन द रिपब्लिक बुक 2 में
प्लेटो ने इससे बताया है कि जो पहली दफ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने किसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ग्रोकोन ने। ये अब हिस्टोरिकल पुरानी बातें बता रहे हैं कि शुरू में किसी ने कॉन्सेप्ट दिया, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, लेकिन असल जो ओरिजिन रिकॉग्नाइज जो हुआ है ना, वो जो हमने 3 प्रोपोनेंट्स पढ़े हैं ऊपर, जो जूरिस्ट पढ़े हैं, वो उन्होंने सही तरह इसको ना फैलाया इस चीज़ को। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑल्सो अपीयर्स इन क्राइटो अनदर डायलॉग फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो की एक अनदर डायलॉग था, उसके अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट नज़र आता है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एनलाइटमेंट एरिया। अब वो कह रहे हैं कि एनलाइटमेंट एरा जो था ना, एनलाइटमेंट एरा जो था, जो उस वक्त का वक्त था, वहाँ पर से हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट मिलता है उस वक्त भी, यानी बहुत पुराने ज़माने में भी जब ये सोसाइटी बनना शुरू हुई थी, जब से ही हमें इसका कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हो गया था। बेशक ये बाद में रिकॉग्नाइज्ड हुआ। अ पीरियड मार्क्ड बाय फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन एंड पॉलिटिकल अपहेवल्स। उसके बाद क्या है, द थ्योरी इमर्ज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू द ट्रेमेंडस सोशल एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द टाइम। ये थ्योरी कैसे हुई कि उस वक्त का जो बहुत, जब हमारी अभी सोसाइटी डेवलप होना शुरू हुई थी, और उस वक्त क्या हुआ था, सोशल और पॉलिटिकल क्लाइमेट टाइम का उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त, ठीक है, विथ फिलोसफर सीकिंग टू एड्रेस इशू ऑफ गवर्नेंस एंड इंडिविजुअल राइट। और फिलोसफर इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसी मुल्क में गवर्नेंस चलाई कैसे जाएगी। उस वक्त ये जो है ना आपका कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। नोटेबल हिस्टोरिकल इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करना है। जहाँ पर ये नोटेबल जो हिस्टोरिकल इवेंट है ना, हम समझते हैं सच एज द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर जब हुई और ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसको अंडरलाइन कर लें, इंग्लिश सिविल वॉर और ग्लोरियस रेवोल्यूशन प्लेड अ रोल इन शेपिंग द डिस्कोर्स ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब इंग्लिश सिविल वॉर और ग्लोरियस रेवोल्यूशन आई है, उसके बाद लोगों ने सीरियस होकर कहना शुरू कर दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कोई, ठीक है। दिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर फिलोसफर्स लाइक थॉमस हॉब्स। इसके बाद, इन दोनों के बाद, थॉमस हॉब्स ने इस थ्योरीज के ऊपर बड़ा सीरियस होकर काम किया और इसको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अब ये मेन एक्सपोनेंट आ गया। थॉमस हॉब्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइए। थॉमस हॉब्स एन इंग्लिश फिलोसफर ऑफ द 17th सेंचुरी, वो 17th सेंचुरी का इंग्लिश फिलोसफर था। स्टैंड आउट एज वन ऑफ द प्राइमरी एक्सपोनेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पहला बंदा समझ लें आप ये था जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया। हिज सेमिनल वर्क लेवियथन delve deeply into this concept। इसका जो एक ये वर्क है लेवियथन, इसको अंडरलाइन कर लें। इसके अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया, बड़ा इन डेप्थ जाकर स्टडी की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर सब्सिक्वेंट डिस्कशंस ऑन गवर्नेंस। और जो इस बुक में उसने ग्राउंड्स बता दी ना, उसके ऊपर ये बाद में आने वाले फिलोसफर ने उसी को एक्सपेंड किया, उसी को एक्सप्लेन किया, ठीक है। Hobbes' idea on the necessity of a strong central authority to maintain order and prevent the state of nature from descending into chaos remain influential। और हॉब्स ने ये पहली दफ़ा दिया कि ये नेसेसिटी है, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन की जाए, ठीक है। जो कि जब सेंट्रल अथॉरिटी हम मेंटेन कर देंगे, उसको पावर्स दे देंगे, तो तभी क्या होगा, प्रिवेंट करेगा हमें बहुत ज़्यादा जो खेओस होने से, लड़ाइयाँ होने से, फसाद होने से हमारी प्रिवेंशन हो सकेगी जब हम एक पावर सेंट्रल अथॉरिटी को दे देंगे कि हमें गवर्न करें। हिज कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू बी स्टडीड एंड डिबेटेड बाय स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स वर्ल्ड वाइड। और बाद में इसकी जो ये जो उसने फिलोसफीज़ दी, अपनी जो आइडियाज़ दिए, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बहस हुई, बहस व मुबाहिसा हुई, रिसर्च हुई। हर पॉलिटिकल थिंकर ने इसके ऊपर डिस्कशंस की, डिबेट्स करी स्कॉलर्स ने, और उसके बाद आखिरकार हर बंदा इस नतीजे में पहुंचा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो ग्राउंड्स हॉब्स ने दिए हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, ठीक है। अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की क्या हैं। ये अब आपको ना बहुत सारे मिलेंगी, 4-5 ये शुरू की हैं और उसके बाद आगे डिटेल में आपको 9 तकरीबन ये आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर से जो आप लोगों को हेडिंग्स याद रहे वो आपने इसके अंदर से अटेम्प्ट कर लेनी। नंबर 1 क्या हुआ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी का क्या है, ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड जुरिसडिक्शन। दिस थ्योरी हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड इट्स जुरिसडिक्शन। इस थ्योरी की वजह से पहली दफ़ा जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट और स्टेट का कॉन्सेप्ट वजूद में आया कि कोई स्टेट होनी चाहिए, यानी जो सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ना ऊपर, पहली दफ़ा आया कि जो उसका नाम स्टेट होगा, एक स्टेट होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ स्टेट का आइडिया जहन में आया और फिर उस जब आया जुरिसडिक्शन होता है आपकी हदूद, उसको कहते हैं जुरिसडिक्शन। तो हदूद का कॉन्सेप्ट आया सामने। हद, ये हद है, ये हदूद वो केस लॉज वाली या वो वाली हद नहीं है, ये इसको कहते हैं बाउंड्री, टेरिटरी, जुरिसडिक्शन, अख्तियार समात लॉ के लफ्ज़ों में इसको कहते हैं कि जो है ना कहाँ कहाँ तक स्टेट की पावर होगी, ठीक है।
अब स्टेट ऑफ नेचर क्या, हॉब्स बिगन दिस थ्योरी बाय डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ नेचर एज ए हाइपोथेटिकल कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट विदाउट गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर। अब हॉब्स ना बता रहा है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि नेचर ने कुदरती तौर पे जिस तरह इंसान को आज़ाद पैदा किया है, फ्री पैदा किया है, फ्रीडम उसको दी है, उसको स्टेट ऑफ नेचर को हॉब्स डिफाइन कर रहा है कि वो क्या होता है। कि स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ नेचर एज हाइपोथेटिकल, एक फ़र्जी कंडीशन है जिसके अंदर इंडिविजुअल कैसे रहते हैं, विदाउट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के बगैर रहते हैं, विदाउट सोशल ऑर्डर रहते हैं, कोई उनके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। जिस तरह इंसान का, अब आप शुरू में ले जाएं अपने जहन में कि इंसान जब ज़मीन के ऊपर आया तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। शुरू में लोग आज़ादाना रह रहे थे, कोई किसी खत्े में रह रहा है, कोई किसी खत्े में रह रहा है, और जिस तरह आप मर्ज़ी, कोई सोशल उनके ऊपर रूल्स नहीं थे, कोई सोसाइटी के रूल्स नहीं थे, कोई मॉरल रूल्स नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने तरक्की की, बिल्कुल एक इंसान इस तरह रहता था जिससे जानवर रहते हैं, और बगैर गवर्नमेंट के रहता था। तो वो था स्टेट ऑफ नेचर। In this state, human life is characterized by chaos, insecurity and constant struggle for self-preservation. लेकिन जब हम इस तरह जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते थे ना, कोई हमें सेंस नहीं थी, ना एजुकेशन की, ना कपड़ों की, ना पढ़ाई की, ना आपको किसी और तरह की तमीज़ थी, ना खाने पीने की, आपस में लड़ते थे, ना कोई इंसाफ की, जस्टिस, किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। बिल्कुल इंसान जानवरों की तरह रह रहा था। तो उसकी वजह से, उस स्टेट ऑफ नेचर में रहने की वजह से क्या होता था, chaos होता था, लड़ाइयाँ होते थे, इनसिक्योरिटी होती थी, कोई प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसकी जो मर्जी चीज़ है वो आप खा लें, किसी को इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई उसके से क्या होता था, लड़ाइयाँ होती थी। जो पावरफुल होता था वो जीत जाता था, जो स्ट्रांग होता था वो जीत जाता था, और जो वीक होता था वो उस बेचारे के कोई राइट्स नहीं थे। और इसकी वजह से क्या होता था, सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि जो वीक थे बंदे, उनको अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए मुश्किल हो जाती थी। ये स्टेट ऑफ नेचर के हालात थे। द एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी लीड्स टू ए वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। और ये जो एब्सेंस थी ना कॉमन अथॉरिटी की, कि कोई स्टेट नहीं है, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है पावरफुल जो आपको रोक सके, जो सज़ा दे सके, जो हक और सच का फैसला कर सके, ठीक है, गलत का फैसला कर सके कि कौन गलत है कौन सच पे है। तो जब ये कॉमन अथॉरिटी की एब्सेंस थी, स्टेट ऑफ नेचर में हम रह रहे थे जानवरों की तरह, तो क्या था कॉन्सेप्ट, अपनी इसी तरह कन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। क्या था, हर बंदे की जंग थी हर एक के खिलाफ। जैसे जानवर होते हैं, हर बंदे की जंग हर एक के खिलाफ थी। वेयर एवरी पर्सन इज़ ए पोटेंशियल थ्रेट टू अदर्स, और हर बंदा दूसरे के लिए पोटेंशियल थ्रेट था। इसकी वजह से फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि हम ओरिजिन ऑफ स्टेट करें और जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आएँ, स्टेट करें, एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाएं, ताकि हम ये इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार सकें, जानवर और इंसान में फ़र्क कर सकें, ठीक है। अब सेकंड क्या है, फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी और स्टेट शुड बी फ्री एंड इंडिपेंडेंट। अब जो स्टेट ऑफ नेचर की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक क्या है कि जब इंसान फ्री है, जानवरों की तरह रह रहा है, लेकिन जब हम एक कॉन्सेप्ट कर देते हैं स्टेट का, टेरिटरी का, हदूद करा देते हैं, तो उस हदूद के अंदर हम फ्री हैं और इंडिपेंडेंट है। और हमने तमाम अख्तियार दे दिए हैं गवर्नमेंट को, जिसकी गवर्नमेंट की हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हमें खुराक प्रोवाइड करे, हमें रोज़गार प्रोवाइड करे, हमें प्रोटेक्शन दे, इंटरनल अफेयर्स में भी और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी दी। अगर हमारे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए उसका फ़ैसला करे। तो उस जब स्टेट और टेरिटरी में हम रह रहे होंगे, तो हम उस स्टेट में जब रहते हुए तब फ्री होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। जब फ्री और इंडिपेंडेंट होंगे, हमारे ऊपर एक स्टेट होगी जो हर चीज़ का फैसला करेगी, तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी, फसाद नहीं होंगे, कत्ल व गारत नहीं होगी, पीस और सिक्योरिटी में, नंबर 3 पॉइंट हमारा आ गया, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन होगा। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द पीपल लिविंग विद इन टेरिटरी डू ऑफन फील द नेसेसिटी ऑफ हैविंग पीस एंड सिक्योरिटी। और इसकी वजह से जो पीपल हैं, जो टेरिटरी में रहने वाले, वो पीस और सिक्योरिटी महसूस चाहते हैं, डिमांड करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अब होती क्या है वो बता रहे, एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। द पीपल देयरफॉर एंटर्ड इनटू ए जनरल एग्रीमेंट टू फॉर्म देमसेल्व्स इनटू कम्युनिटी। अब जब ये सारे हमने पॉइंट पढ़ लिए कि पहले इंसान जानवरों की तरह रह रहा था, फ्री और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थे, पीस और सिक्योरिटी वो चाहते थे। अब उन्होंने फैसला इसीलिए किया कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, एंटर इनटू एग्रीमेंट करना है, ताकि हम जो है ना ये एक कम्युनिटी के तौर पे रह सकें। हॉब्स ने क्या, हॉब्स आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स इन द स्टेट ऑफ नेचर willingly enter into a social contract, a voluntary agreement to escape the perils of the condition। हॉब्स ने अब क्या कहा कि जो रह रहे हैं ना स्टेट ऑफ नेचर में बंदे, यानी कि जानवरों की तरह रह रहे हैं, फ्री विल के साथ रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, वो जब उनको इनसिक्योरिटी हुई ना, जब उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने अपनी विलिंगली एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में खुद वो एग्रीमेंट, वॉलंटरी एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, ताकि वो इन सारी नेगेटिव चीज़ों से बच सकें। अंडर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, individuals
agree to give up certain natural rights, particularly the right to use force to pursue their self interest. अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिव अप कर दिया अपने नेचुरल राइट्स को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नेचुरल राइट उन्होंने गिव अप किया कि अगर कोई उनके साथ बुरा करेगा या उनके साथ कोई सेल्फ इंटरेस्ट उनका होगा, कोई फ़ायदा होगा, तो वो उसके लिए यूज़ ऑफ फोर्स नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ फोर्स सिर्फ कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी कर सकेगी, वो आपके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगी। अगर आपका कोई इन्फ्रिंज भी हो रहा है राइट, कोई आपके साथ ज्यादती भी कर रहा है, तो आपने खुद कानून हाथ में नहीं लेना। ये कॉन्सेप्ट आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। In return, they seek the establishment of a central authority or government to maintain order and security। और उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट मेंटेन करी ताकि ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन किया जा सके। नंबर फाइव क्या है, ओबेइंग द गवर्नमेंट। द पीपल वर टू ओबे द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेचुरल राइट्स। और अब इससे अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए इस वजह से हम गवर्नमेंट को ओबे करते हैं। फिर क्या है, लेविएथन। लेविएथन का कॉन्सेप्ट हॉब्स ने दिया है। लेविएथन होता क्या है, उसने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब क्या है, अ पावरफुल एंड एब्सोल्यूट सॉवरन अथॉरिटी क्रिएटेड बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो तब दूसरी तरफ से जो पार्टी होती है वो मोस्ट पावरफुल और एब्सोल्यूट सॉवरन अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसको हम तमाम पावर सौंप रहे हैं कि वो हमारी सोसाइटी को रन करे। और इसको हम आम अल्फाज में हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, मोस्ट पावरफुल और एब्सोल्यूट सॉवरन अथॉरिटी होती हैं। तो लेविएथन क्या है, लेविएथन्स रोल इज़ टू सर्व एज यूनिफाइड एंड अनचैलेंजेबल एंटिटी। अब जो लेविएथन होता है उसका रोल क्या होना चाहिए, यूनिफाइड और अनचैलेंजेबल एंटिटी, यानी कि कोई भी बंदा या कोई भी जो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, वो उसको चैलेंज ना कर सके। किसको चैलेंज ना कर सके, गवर्नमेंट को चैलेंज ना कर सके, क्योंकि वो सॉवरन अथॉरिटी होती है। दैट इन्फोर्सेस लॉज एंड इंश्योर सोसाइटल ऑर्डर्स। उसका काम क्या होता है, इन्फोर्स लॉज को करने में और इंश्योर करना सोसाइटल ऑर्डर को। इट एक्ट्स एज द अल्टीमेट आर्बिट्रेटर ऑफ डिस्प्यूट। ये जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होता है, अल्टीमेट पावर रखती है तमाम डिस्प्यूट्स का फैसला करने की। और क्या इसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड केओस इन ए सोसाइटी, जिसकी वजह से सोसाइटी में फिसाद नहीं होता, अफरा तफरी नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ गया नंबर 6, क्या है, नेचुरल राइट्स एंड रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। अब हॉब्स जो क्या है ना, नेचुरल राइट्स के बारे में क्या कहता था या सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में क्या कह रहा है। हॉब्स एक्नॉलेजेस, वो मानता था दैट इंडिविजुअल्स हैव नेचुरल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड द परस्यूट ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। उसने कहा मैं मानता हूँ कि हर इंडिविजुअल को अपने आप की हिफाजत करने का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की हिफाजत करने का और अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने का राइट है, नेचुरल राइट है उसका। ही argues that in the state of nature, rational self-interest motivates individuals to seek protection and security through the social contract। वो आर्ग्यू करता था कि जब हम स्टेट ऑफ नेचर में रहते हैं ना, अपने नेचुरल राइट्स को अवेल करते हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे, तो यही एक वजह बनी जब जो लोगों ने डिमांड किया कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए और सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्यों किया कि जब हर बंदा अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन की कोशिश कर रहा है ना, हर बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और हर बंदा अपने इंटरेस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो यही मेन वजह बन रही है लड़ाई की। और उसकी वजह से ही ये मेन जो आपका नेचुरल राइट है, जिसको हम कहते हैं जी नेचुरल राइट्स वाले बड़ी डिबेट करते हैं कि हर बंदे का इनबिल्ट यानी बॉन्ड, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग बॉर्न हुआ है, उसका राइट है कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके, अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व कर सके। लेकिन वो हॉब्स ये कहता है कि यही जो सेल्फ प्रिजर्वेशन और सेल्फ इंटरेस्ट की जो हिफाजत है ना, इसी की वजह से आपस में लड़ाई फसाद होते हैं, क्योंकि लोग सेल्फिश हो जाते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपनी हिफाजत को देखते हैं और दूसरों की हिफाजत को, दूसरों के इंटरेस्ट को इन्फ्रिंज कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इम्पार्शियल गवर्नमेंट हो जो तवाज़ुन बरकरार कर सके, दोनों पार्टीज़ को सेल्फ प्रिजर्वेशन दे सके, प्रिजर्व कर सके दोनों के राइट्स को, दोनों के इंटरेस्ट को देख सके कि किसके साथ ज़्यादती हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही। तो इसी मेन कॉन्सेप्ट ने, नेचुरल राइट ने ही बुनियाद रखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। द डिज़ायर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन लीड्स देम टू रिकॉग्नाइज द बेनिफिट ऑफ सरेंडरिंग सम फ्रीडम टू लेविएथन। और जो ये डिज़ायर थी ना सेल्फ प्रिजर्वेशन की, अपने आप की हिफाजत की, अपने इंटरेस्ट की हिफाजत की, इसी ने बुनियाद रखी और इस बात की कि वो सरेंडर करने को तैयार हो गए अपने राइट्स, अपने फ्रीडम्स। किसके पास सरेंडर कर दिए, गवर्नमेंट के पास रखवा दिए, लेविएथन के पास रखवा दिए कि हाँ जी आप सुप्रीम है, आज से जो आप कहेंगे ना हमने वो मानना है। हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, सेल्फ प्रिजर्वेशन को साइड पे रखेंगे, जो हुकूमत बना देगी ना पॉलिसीज़, बात वही उसी पे अमल होगा।
नेक्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। इसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया। अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉब्स थ्योरी इज़ द एडवोकेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अब जब उसने लेविएथन का कॉन्सेप्ट दे दिया, सुप्रीम अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया, अब उसने कहा कि ये अथॉरिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड होगी गवर्नमेंट, उतनी ही ज़्यादा सोशल कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव होगा। He believes that only such an authority can maintain law and order effectively, preventing societal collapse into the state of nature। उन्होंने कहा अगर जितनी ये गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, सेंट्रलाइज्ड होगी, तभी ये इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकेगी सोसाइटी में, और प्रिवेंट कर सकेगी सोसाइटी को कोलैप्स होने से। कि ये ना हो कि सोसाइटी कोलैप्स होकर दोबारा स्टेट ऑफ नेचर में चली जाए। स्टेट ऑफ नेचर मतलब वो अपने जंगल का जहन में अपनी इमेज रख लेना है, ठीक है, जानवर वाली नेचर के तौर पर इंसान दोबारा रिवर्स होकर वहाँ ना चला जाए, बल्कि सोसाइटी को डेवलपमेंट सोसाइटी की होनी चाहिए, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमने साइन कर ली है। तो ये जब ही मुमकिन है जब हमारी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड होगी। दिस अथॉरिटी मस्ट हैव द पावर टू इन्फोर्स लॉज एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। और ये जो अथॉरिटी हमारी ये गवर्नमेंट है, इसके पास पावर होनी चाहिए अपने लॉज को ना सिर्फ लॉ बनाए बल्कि उसको इन्फोर्स भी करवाए, उस पर अमल दरामद भी करवाए और कंट्रोल कर सके तमाम इंडिविजुअल्स के एक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर है फियर एंड ओबीडियंस। फियर इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट इन हॉब्स थ्योरी। हॉब्स ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर फियर, डर, खौफ एक सेंट्रल एलिमेंट की हैसियत अख्तियार करता है। कैसे, इंडिविजुअल्स इन द स्टेट ऑफ नेचर आर ड्राइवन बाय फियर ऑफ वायलेंट डेथ एंड इनसिक्योरिटीज़। अब ये जो हमें इंसानों को मजबूर किया ना कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अपने फ्रीडम दे दें, गवर्नमेंट को अपने ऊपर आके इम्पोज कर लें और उनसे अपना फैसला करवाएं, इसकी वजह हमारा फियर बना। फियर क्या था कि कोई हमें वायलेंट तरीके से मार ना दे। हमें इनसिक्योरिटी थी कि हम अगर सो रहे हैं तो हमारी हिफाजत नहीं हो रही है, अगर जब तक हम जागते रहेंगे तो हम अपनी हिफाजत कर सकेंगे, अगर हम सो जाएंगे तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। इसीलिए हमने चौकीदार रखा। तो जब चौकीदार हमने रख लिया तो एक उस बंदे को पावर दे दी कि जो भी बंदा आएगा हमें मारने या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए, तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम उसको मारो या हमारी सेफ्टी करो। तो ये जो चौकीदार है, गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट एक तरह का चौकीदारी का काम कर रही है हमारे ऊपर। उसके पास सारे पावर हैं जो हमें हर तरीके से हमारे मुल्क के अंदर हमें सेव कर रही है, ठीक है। हमारी आर्मी है, वो क्या कर रही है, सरहदों के ऊपर हमारी हिफाजत कर रही है कि कोई बाहर से एक्सटर्नली हमें आकर नुकसान ना पहुंचा दे। इंटरनल हमारे मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, पुलिस वगैरह है, वो मेंटेन कर रही हैं हमारी सेफ्टी को। तो इसीलिए जो फियर होता है ना, वो सेंट्रल एलिमेंट है सोशल, किसी बंदे को सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर मजबूर करता है हमारा डर। द फियर ऑफ क्योस एंड वायलेंस मोटिवेट्स पीपल टू ओबे द लॉज। और यही वजह है कि हम बहुत आसानी से मान जाते हैं अपने डर की वजह से कि हाँ जी हम लॉ को ओबे करेंगे, हम भी लॉ को ओबे करेंगे, हमारा हमसाया भी लॉ को ओबे करे, हर बंदा लॉ को ओबे करे ताकि हम लोग पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। और उस अथॉरिटी को मानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। द लेविएथन्स रोल इन इंस्टिलिंग फियर ऑफ पनिशमेंट इंश्योर्स कंप्लायंस विद सोसाइटल रूल्स। और दूसरी तरफ से क्या है, गवर्नमेंट भी अपनी लॉ को कैसे इन्फोर्स करवाती है, फियर पैदा करने, किसका, फियर ऑफ पनिशमेंट करके, कि जो भी लॉ को ओबे नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा। इसकी वजह से लोग लॉ को ओबे करते हैं और लॉ को तोड़ते नहीं हैं और एक सोसाइटी का पूरा पीस मेंटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, लिमिट्स ऑन फ्रीडम। हॉब्स थ्योरी इम्प्लाइज दैट इंडिविजुअल्स मस्ट रिलिंक्विश सर्टन फ्रीडम्स, पर्टिकुलरली द फ्रीडम टू हार्म अदर्स इन एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ सोशल ऑर्डर। अब हॉब्स कहता है कि जब आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन कर ली तो आपको अपने जो कुछ राइट्स हैं उनको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अपने किस फ्रीडम को रिलिंक्विश करना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इवन देन कि जब वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या कोई किसी भी तरह का लॉ ब्रेक कर रहा है, तब भी आपने खुद लॉ नहीं तोड़ना। आपने जाके कंसर्न अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को बताना है कि जी मेरा ये राइट था, ये राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे बचाया जाए। तो गवर्नमेंट जो है ना, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ज़रिए, कोर्ट्स के ज़रिए आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगी। ये तरीकाकार है एक सोशली, एक जिसमें हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है उस सोसाइटी में रहने का। दिस कॉन्सेप्ट प्लेसेस लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल्स लिबर्टी एज इट नेसेसिटेट्स ओबीडियंस टू द लेविएथन अथॉरिटी। इसकी वजह से हम अपने इंडिविजुअल लिबर्टी, अपनी जो फ्रीडम्स हैं, लिबर्टी है, आज़ादी है, उनको भी सरेंडर करते हैं। द ट्रेड ऑफ बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल सिक्योरिटी इज ए सेंट्रल थीम इन दिस थ्योरी। यही मेन थीम है इंडिविजुअल लिबर्टी का और सोसाइटी का सिक्योरिटी का, कि आपके जब तक कोई इंडिविजुअल के पास फ्रीडम या लिबर्टी है, जब तक कि वो सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है। ये सीधे एक लाइन में इसकी बात है कि जब तक हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम, हमारी लिबर्टी, जब तक तो हमारा राइट है, जब तक कि हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को उससे नुकसान नहीं हो रहा। जब हमारी आज़ादी, हमारी सोच, हमारा कोई अमल, हमारी लिबर्टी इस मुल्क को या इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होती है, तो तब जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नमेंट है वो इन एक्शन आती है और इन एक्शन आके जो रॉन्ग डूअर होता है उसको सज़ा दिलाती है, उसको कहते हैं भाई तुम लिमिट में रहो।
ठीक है। अब क्या, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज, हॉब्स थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अथॉरिटेरियन implications as it places immense power in the hands of the लेविएथन। अच्छा, इस सारे कॉन्सेप्ट में जो हमने सारा पढ़ा है, ये लास्ट करेक्टरिस्टिक है कि लेविएथन क्या है, गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी, सॉवरन अथॉरिटी, उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। ये इसकी करेक्टर, क्योंकि हॉब्स का मानना यह था कि जितनी वो अथॉरिटी पावरफुल होगी उतनी ज़्यादा वो अच्छी तरीके से हुकूमत को चला सकेगी। तो ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक भी है, और यही चीज़ अब वजह बनी इसके बहुत स्ट्रॉन्ग, इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है कि हमने गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया कि अब वो गवर्नमेंट ही ऑल इन ऑल हो गई। उसने इंडिविजुअल्स का जिस मकसद के लिए गवर्नमेंट को, लेविएथन को बनाया गया था, उसने वही चीज़ ख़त्म कर दी। उसको ड्यूटीज़ दे रखी थी हमारी सिक्योरिटी की और हमारे पीस की, हमारी ज़िंदगियों की, प्रॉपर्टी की हिफाजत की, लेकिन उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाना शुरू कर दिए या इस तरीके से हमारे ऊपर हुकूमत करना शुरू कर दी कि हमारे ही राइट ख़राब करना शुरू कर दिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए हुआ कि बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई। ये पहला क्रिटिसिज्म इधर से ओरिजिनेट हो जाता है हॉब्स की थ्योरी के ऊपर। यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए हैं और आज की हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। मेन सारी चीज़ें हमने कर ली है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, हाफ तकरीबन वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप पढ़ें, इसको नोट्स लिखें हाथ से, साथ साथ आप उतारते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जो जो लाइन्स वो लिखनी है जो आपने याद करनी है, जो पेपर में लिखनी है आपने, बाकी जो छोड़ते जाए जो नहीं समझ आ रहा। और उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा क्वेश्चन, इसको याद करें। नेक्स्ट कल तक इंशाल्लाह बाकी जो इसका हाफ पोर्शन है उसके अंदर हमारा क्या है, कंट्रीब्यूशन है थॉमस जॉब्स का, ठीक है, जॉन लॉक का, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उन हर एक के तीनों फिलोसफर्स का मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगी। ये आप दोनों ने लिख देने हैं। और उसके बाद क्रिटिकल, उसके ऊपर ना किसने क्रिटिसाइज़ कैसे किया, ये हमारे पास तकरीबन क्रिटिसिज्म भी 9-10 हैं। ये हम कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज आप इसको लिखें, इसको याद करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जो पार्ट 2 होगा वीडियो का, वो जब उसमें आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा और ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।